हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आज की इस वीडियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन से संबंधित शुरुआत कर रहे हैं आपको। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हो, हमारी बात को फोकस पे रख लीजिएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको बुक ख़रीदना हो तो बुक आप ख़रीदेंगे तो बेहतर होगा। ज़्यादातर बच्चे तो ख़रीदते ही नहीं हैं। व्यावसायिक संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने दिख रहा है। ऑनलाइन बुक आपको मिल जाएगी साहित्य भवन पब्लिकेशन की 187 रुपया में। क्या दिया है देखो, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर फर्स्ट है लखनऊ यूनिवर्सिटी, यानी कि होम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कहा गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है सब्जेक्ट है, इसकी कुछ विशेषता दी गई है, लेकिन विशेषता तो ठीक है। हम आपके विषय सूची पर बात करेंगे और सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में अगर लिखेंगे तो आपकी ही भलाई होगी, बाकी हमारी भलाई तो हो ही। ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय की प्रकृति एवं क्षेत्र आपको पढ़ना है। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व तो व्यवसाय एवं समाज आपको पढ़ना है। चैप्टर के नाम है व्यावसायिक वातावरण, ई व्यवसाय, व्यावसायिक इकाई के आकार, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन, संगठन के प्रारूप, रेखा, स्टाफ संगठन, समितियां, एकाकी स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, सहकारी संगठन एवं व्यक्ति कंपनी, व्यावसायिक संयोजन एवं उसके प्रकार, विवेकीकरण एवं स्वचालन। 17वां चैप्टर है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। स्वचालन के बाद कहाँ पहुँचे हम, सरकार एवं व्यवसाय, पारिश्रमिक और मजदूरी की भुगतान की पद्धतियाँ कौन सी हैं, संगठन प्रक्रिया का महत्व, सिद्धांत एवं प्रकार, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, विभागीयकरण, स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी मार्केट, अधिकार अंतरण, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर अस्थाना। बहुत ही अच्छी बुक है, याद रखिएगा हमारी बात को। अब आप इसकी रेटिंग वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छी बुक है। तो हम आपको यहाँ पर पहले चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग इसको ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। आप उनको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। पूरी चीज़ अगर आपको पढ़ना है किसी भी स्टूडेंट को, एकदम साफ मैं बता देता हूँ, पूरा लाइन से अगर आपको पढ़ना है 9792465632 हमारा मोबाइल नंबर है। PDF मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी। मैं आपको अध्याय 2 का कुछ टॉपिक समझाने वाला हूं, आप इसको डेमो मान लीजिएगा। इस अध्याय में आप क्या क्या अध्ययन करेंगे, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूपों की पहचान करेंगे, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों के लक्षण, गुण एवं सीमाओं को समझेंगे, विभिन्न व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों में अंतर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको मेन आपको बताएंगे। कोई भी व्यवसाय होता है, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, पेपर में गारंटी मैं दे रहा हूँ, मेरी गारंटी है, पेपर में ना आया तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा जो क्वेश्चन कहेगा कि आप बताइए व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, लिख लीजिए व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। गारंटी मैं दे रहा हूँ
ये मेरा दावा है, मेरा वादा है। अब मैं अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, परिचय बोला है, हमें सब याद है, लेकिन किताब में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो कहा गया है कोई व्यक्ति एक व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बना रहा है, वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है, तो उसे संगठन के स्वरूप के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। सबसे उपयुक्त स्वरूप का निर्धारण करते समय व्यक्ति को अपने साधनों को ध्यान में रखना पड़ेगा एवं हानियों को देखकर निर्णय करना होगा। संगठन के प्रारूप निम्न हैं। हम अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके पूंजी के हिसाब से, आपकी हैसियत के हिसाब से, कि आप कौन सा संगठन का प्रारूप करना चाहेंगे, कौन सा प्रारूप आपके लिए उपयुक्त होगा, कौन से प्रारूप पर आप निर्णय लें कि आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। एकल स्वामित्व, जैसे हमारे यहाँ मोदनवाल जी बैठे हुए हैं, इनके पास किराने की दुकान है, ये बैठते हैं, इनके पापा बैठते हैं, इनकी मम्मी बैठती है, इनके भैया बैठते हैं। तो ये क्या है? एकल स्वामित्व का व्यापार है। इनके पापा व्यापारी हैं, वे मंडी से सामान लाते हैं और ये लोग अपना बेचने का काम करते हैं। इनके घर का ही मामला है, तो इसको क्या बोलते हैं? एकल स्वामित्व। लेकिन पेपर में लिखना बड़ी बात होती है। ऐसे ही एकल स्वामित्व किराना स्टोर का एग्जाम्पल देने से काम नहीं चलेगा। तो संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय क्या होता है? जैसे मैंने क्या बोला, जब कोई व्यक्ति अकेला व्यापार करता है तो उसको एकाकी व्यापार करते हैं। यहाँ पर हिंदू का अर्थ ना तो हिंदू से है ना तो मुसलमान से है। ऐसा परिवार जिसमें कई लोग मिलकर व्यवसाय करते हों, व्यवसाय से संबंधित क्रियाकलाप करते हों, उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त हिंदू व्यवसाय। अब ये दोनों एक ही घर के होते हैं, दोनों मिला करके। अब बात आती है साझेदारी। ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले चलेंगे, जैसे नवरात्र का सीज़न आया तो हम इनके एक मित्र हैं, सामने दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, तो हमसे परवीन जी कहे, सर जी, हम कहे काहे कोचिंग नहीं आए? तो ये कहे कि ऐसा है गुरुजी, नवरात्र में भीड़ ज़्यादा होती है, हमको भी अपने यहाँ बुला लिए। ये तो व्यवहार में चले गए ना, कि कुछ मिला था, मान लीजिए कुछ खाने पीने खिला पिला दिए होंगे ना, कुछ खिलाए पिलाए भी नहीं कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मामला ये होता है कि किसी भी संबंध में जैसे घनिष्ठता बढ़ जाए, धीरे धीरे विश्वास बढ़ जाए, तो कहेंगे ऐसा है, चलो मिलकर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसको साझेदारी कहते हैं। देखो, कोई भी व्यापार करना है तो अकेले, ध्यान दीजिएगा, एक कहावत कही है, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। ध्यान दीजिएगा, कोई चना का मतलब जानते हैं? चना, तो चना अकेले आदमी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो वो लोगों को जोड़ा जाता है। मैंने भी डिजिटल बोर्ड लाया है, नया नवेला है भी, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को जोड़ा जाए जिससे काम में प्रगति हो और भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। सहकारी समिति, सहकारी समिति दिख रहा है आपको? सहकारी समिति, सह मतलब सहकारी मतलब साथ साथ, समिति का मतलब होता है कई लोग मिलकर के काम करते हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, यानी कि व्यवसायिक संगठन के प्रारूप में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कितनी चीज़ें? एकल स्वामित्व तो आपको मैंने बताया पेपर में आएगा, तो पेपर में मैंने गारंटी ये नहीं दे दिया कि पहली बात तो जो बोला वही आएगा, दूसरी बात उसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा। 5 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है व्यवसायिक संगठन के प्रारूप के बारे में, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा चीज़। अगर यही 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप थोड़ा, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है वही बता रहा हूँ मैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको लिखना भी होगा इसका PDF भी मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को फोकस करिए। अब देखिए, एकल स्वामित्व इंग्लिश में कहते हैं सोल ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं। एकल स्वामित्व का मतलब अकेला आदमी पूंजी लगाएगा, अकेला आदमी व्यापार करेगा। जैसे आप कई बार सायंकालीन अपने पास छोटे स्टेशनरी स्टोर से रजिस्टर, पेन, चार्ट पेपर आदि खरीदने के लिए जाते होंगे ना।
जैसे हम शाम को जाने लगते हैं तो किराना स्टोर पर पक्का रुकना पड़ता है, चाहे मोदनवाल की किराने की स्टोर शुरू मिल जाए, मान लीजिए इनकी तरफ से जाते हैं तो अगर दिख जाते हैं, कभी कभी मूड सही रहता है तो रुक जाते हैं, नहीं सही रहता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इनके यहाँ ले लेते हैं। आप लोग भी शाम के समय सब्जी खरीदने जाते होंगे ना, कॉपी किताब खरीदने जाते होंगे ना। संभावना यही है कि आप इस सौदे के दौरान किसी एकल स्वामित्व से ही संपर्क करने में आते होंगे। एकल स्वामित्व का मतलब एक दुकान पे 2 लोग बैठ रहे हैं, 3 लोग बैठ रहे हैं, सब घर के ही हैं, सबको एक ही माना जाएगा, अलग नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक बाप के 4 बेटे हैं तो कोई ना कोई बेटा बेटी तो बैठेगा ही। आप समझिएगा, आप कई बार सायंकालीन अपने छोटे स्टेशनरी की दुकान पे, रजिस्टर की दुकान पे, पेन चार्ट पेपर आदि की दुकान पे जाते होंगे। यही संभावना है कि यदि इस सौदे के दौरान आप एकल स्वामित्व के संपर्क में आते हैं कि नहीं आते ना। शाम को जाते हैं, चाट खरीदे, समोसा खरीदे ना, तो एकल स्वामित्व के व्यापार के अंतर्गत आप आते हैं। एकल व्यापार व्यावसायिक संगठन का प्रचलित रूप है। प्रचलित रूप का मतलब जैसे हमने कोचिंग खोल दिया है, हम अकेले हैं ना। छोटे व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त है। विशेषता व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं, छोटे व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयोगी विशेष तरह प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। समझ में आया? एकाकी व्यापार किसे कहते हैं? एकाकी व्यापार, एकल स्वामित्व का व्यापार वह व्यापार होता है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन एक व्यक्ति के हाथ में होता है। मोदनवाल के पिताजी के हाथ में है ना, मनीष सोनी के पिताजी के हाथ में है ये रिक्शा वाला व्यापार, उसको एकल स्वामित्व वाला व्यापार कहते हैं। ये हमारा कमरा है जहां हम वीडियो बना रहे हैं, एक ही मालिक हम है, ताला चाबी हमारे पास है, जब हमारा मन कहेगा ताला खुलेगा, जब हमारा मन कहेगा ताला बंद होगा, मतलब हमारे हाथ में सब कुछ है। पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे इसका निर्धारण हम करते हैं ना। कभी कभी बच्चे आते हैं तो इसे भेज देते हैं, चले जाओ बेटा मौज करो, हाथ में होता है, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। तो एकाकी व्यापार वाला लिख लेंगे, एकल स्वामित्व किसे कहते हैं। आप उनको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं, जो मेन है वही पढ़ा रहे हैं। इसके लक्षण आपको लिखना है। एकल स्वामित्व के स्वरूप की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, चाहे विशेषता बोलिए चाहे लक्षण बोलिए। कहा गया है निर्माण एवं समापन। निर्माण का मतलब होता है जब चाहें, ये बोर्ड हम खरीद के लाए हैं, इसकी कीमत 1,30,000 रुपया है। कोचिंग हम पढ़ाते हैं, जब चाहें चालू कर देते हैं, जब चाहें बंद कर दें। बंद नहीं किए थे एक बार, ऐसा है मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना। तो एकल स्वामित्व की विशेषता में क्या आएगा छोटू लोग? एकल स्वामित्व में कहा गया है एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए शायद ही वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता होती है। हाँ, कुछ मामलों में लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। एकल स्वामित्व के नियमन के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। व्यवसाय को बंद करने में भी सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार व्यवसाय की स्थापना एवं समापन दोनों सरल है। आप उनको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। एकल व्यवसाय क्या होता है तुम लोग भी समझिए। एकल व्यवसाय का मतलब मालिक अकेला होता है। व्यवसाय को प्रारंभ करने में, समापन करने में सरकार के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां एकल व्यवसाय में भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे शराब का ठेका खोलोगे, भांग का ठेका खोलोगे, कोई बहुत बड़ी गोदाम खोलोगे ना, जहाँ पर टर्नओवर ज़्यादा रहता है, करोड़ों रुपए होता है एकल व्यवसाय में ही, वहाँ पर सरकार से आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अन्यथा आपको एकल व्यवसाय में ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्थापना करने में ही, समापन करने में भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आपको पहली विशेषता ए लिख लेनी है। समापन एवं निर्माण करने में आसानी होती है। कुछ विशेष व्यवसायों को छोड़कर आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर दायित्व, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें दायित्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में लिखना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कहा गया है
दायित्व स्वामी का दायित्व असीमित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि व्यवसाय की संपत्तियां एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो स्वामी इन ऋणों के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। व्यवसाय का जो स्वामित्व होता है, याद रखिएगा हमारी बात, पेपर में पूछता है असीमित होता है। असीमित का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी के व्यवसाय में घाटा हो गया, अगर आप एकाकी व्यापार कर रहे हैं तो आप अपनी दुकान से बेच करके दायित्व का भुगतान करेंगे ही, लेकिन दुकान से अगर पूर्ति नहीं हो पाती तो अपनी ज़मीन जायदाद घर द्वार बेच करके अपना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसकी निजी वस्तुएं जैसे उसकी कार, उसका अन्य संपत्तियां बेची जा सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर व्यवसाय बंद करते समय एक ड्राई क्लीनर मतलब जो कपड़ा उपड़ा धोने का काम करता है, एकल स्वामित्व वाली इकाई की वह देयताएं 80,000 हैं, जबकि उसकी परिसंपत्तियां 60,000 है। मान लीजिए हम हैं ना, हम अपना व्यवसाय शुरू करें, हमारी पास संपत्ति कितने की है? 60,000 की, और हमको 80,000 रुपया देना है, तो स्वामी को अपने निजी स्रोतों से 20,000 रुपया लाना पड़ेगा, रिश्तेदार से, नातेदार से, या घर द्वार बेच के, कार बेच के, ज़मीन जायदाद बेच के, जहां आप व्यक्तिगत अकाउंट में रखे हैं वहां से, अपनी पत्नी का गहना बेच के वहां से भी आपको लाना पड़ेगा, याद रखिएगा। आगे आपके सामने लिखा है लाभ प्राप्त करता अथवा जोखिम वहन करता। एकाकी व्यापार में लाभ वही अकेला व्यक्ति प्राप्त करेगा, जोखिम अकेला वही व्यक्ति लेगा। जैसे मोदनवाल जी बैठे हुए हैं, इनकी दुकान है, तो इनकी दुकान में जो भी फ़ायदा होता है वो फ़ायदा सब इनके पापा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, लाभ का प्राप्त करता वही होंगे, जोखिम वहन करता वही होंगे। जैसे बताते हैं सर, हमारे पापा जाते हैं कलकत्ता से 50,000 रुपये की राखी खरीद के लाते हैं, छोटी ही दुकान है ना, तो 50,000 रुपये का लाए, पता लगा राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन पानी बरसे लगा, दुकान न लग पाई, तो कैसे बिकेगा? जोखिम है कि नहीं? 50,000 जोखिम वही व्यक्ति लेगा, लेकिन ये 50,000 का 1 लाख करे में एक दिन लगता है, इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हमको सब पता है, हम व्यवसायी आदमी हम नहीं हैं, लेकिन हमको सब पता है 50,000 को 1 लाख करने में 1 से 2 दिन लगता है। अब से मान लीजिए अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं, अभी नवरात्रम का सीज़न लगा है, अभी नवरात्रम का सीज़न चल रहा है, तो ये अपने दुकान पे मुश्किल से लगाए होंगे 50-60,000 रुपये लगाए होंगे अलग से ना। क्यों लगाया? वही किराना स्टोर वाला सामान ला करके ज़्यादातर वही रखा, 50,000 ज़्यादा हम बता रहे हैं। लाइट वाइट बढ़िया लगाए हैं, चुनरी बढ़िया लगाए हैं। लाभ इनको होगा क्योंकि बेचारे सुबह 6 बजे से दुकान लगा देते हैं, रात को 12 बजे तक लगाए रहते हैं ना, तो लाभ इन्हीं को प्राप्त आवाज़ नहीं आनी चाहिए, लाभ इन्हीं को प्राप्त होगा। जोखिम कौन वहन कर रहा है? यही वहन कर रहे हैं। अभी आएगा कौन? मोमबत्ती का सीजन होता है ना, मोमबत्ती में 1 दिन के लिए मोमबत्ती लोग लगाते हैं मार्केट में। पटाखे का सीजन आता है, पटाखा कितने दिन के लिए लगाते हैं? 1, 2, 3 दिन मान लीजिए, 1-2 दिन, बस 2 दिन लोग लाखों लाख रुपया लगा देते हैं, तो उनको इस पर जो लाभ प्राप्त होता है वही लाभ पाएंगे। अगर मोदनवाल लगाए हैं तो मोदनवाल को लाभ मिलेगा, सोनी लगाए हैं तो सोनी को मिलेगा, हम लगाएंगे तो हमको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जोखिम इन्हीं की है, तो याद रखना। आगे आपको कहा गया है, ध्यान दीजिए, परिभाषा कहा गया है, एकल व्यापारी व्यवसाय एकल व्यापारी व्यवसाय एक ऐसी व्यावसायिक इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, उद्यम का जोखिम उठाता है एवं प्रबंधन करता है। एक ही व्यक्ति पैसा लगाएगा, एक ही व्यक्ति फ़ायदा कमाएगा, एक ही व्यक्ति मौज करेगा। याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 3 हो गया ना। आपके सामने दिख रहा होगा नियंत्रण, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने चल रहा होगा नियंत्रण। कहा गया है व्यवसाय के संचालन एवं उसके संबंध में निर्णय लेते समय पूरा अधिकार एकल स्वामी के पास होता है, बिना दूसरों के हस्तक्षेप की अपनी योजना को कार्यान्वित कर सकता है। बोर्ड लाए हैं, रिश्तेदार से पैसा मांगते तो कहते क्या होगा, फालतू पैसा खर्चा हो जाएगा, हमारे पास पैसा था हमने खरीद लिया, सही है कि नहीं? हमने कमाया, हमसे खरीदा। माई बाप से पैसा मांगते कहते क्या होगा, पढ़ा तो वैसो रहे हो, पैसों तो वैसो कमा रहे हो। तो एकल का मतलब होता है अगर पार्टनरशिप यही स्थान पे होता तो एक आदमी राजी है, दूसरा आदमी नहीं राजी है ना, तो उसमें समस्या आएगी। लेकिन इसमें नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, जो योजना बनाना है मैं बनाऊंगा,
परवीन से पूछने थोड़ी जाऊंगा कि आप हमारी योजना बनवाइए। ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को दुख व्यक्त मत करिएगा। अगला है नियंत्रण का मतलब होता है व्यवसाय के संचालन एवं उसके संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार एकल स्वामी के पास होता है। वह बिना दूसरों के हस्तक्षेप के अपनी योजना का कार्यान्वयन कर सकता है। कहा गया है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। कानून की दृष्टि से एकल व्यापारी और उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है। याद रखिएगा, कानून के नियम के अनुसार। अब कह दो, जैसे हमने परिभाषा कंपनी की बताते हैं, कंपनी अलग है, कंपनी का मालिक अलग है, हम कई बार बताए हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको धोखा नहीं होगा। इसमें आपको खुद ये तो हमारा बिजनेस का है, एकल स्वामी और मालिक दोनों को कानून की दृष्टि से कोई अलग नहीं है। आपको पढ़ाए होंगे, आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। मालिक अलग होता है, स्वामी अलग होता है ना, पढ़े कि नहीं दोहरा लेखा प्रणाली में। तो इसमें कहा गया है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। कानून की दृष्टि से में एकल व्यापारी एवं उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवसाय का इसके स्वामी से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय के सभी कार्यों के लिए स्वामी को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अगर आपके व्यवसाय में गलत माल बिक रहा है, शुक्ला के किराने स्टोर में नकली माल बिक रहा है, अगर इनके ऊपर कोई मुकदमा ठोक दिया तो ठोका जाएगा इनके व्यक्तिगत के ऊपर, इनके जो मालिक होगा। और इनके यहाँ अगर कोई सामान डुप्लीकेट बिक रहा होगा, अगर कोई पकड़ा गया तो इन्हें कहा भैया व्यवसायिक मामला है। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होता, कंपनी के नाम से होता है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है ना, लेकिन एकल व्यापारी में याद रखिएगा। तो आपको इस सारी चीज़ों को ध्यान देना है। अगला व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। चूंकि व्यवसाय उसके एवं उसके स्वामी का एक ही, ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहा गया है, सुनिएगा फिर से, व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। चूंकि व्यवसाय एवं उसके स्वामी एक ही अस्तित्व हैं। एकल स्वामी की मृत्यु, पागल हो जाने पर, जेल में बंद हो जाने पर, बीमारी अथवा दिवालिया हो जाने पर सीधा एवं हानिकारक प्रभाव व्यवसाय के ऊपर पड़ेगा। हो सकता है कि व्यवसाय बंद करना पड़े। अगर हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, अगर हम जेल बंद हो जाएं, हम मर जाएं, तो हमारा व्यवसाय तो बंद हो जाएगा। बंद होगा कि नहीं बंद होगा? तो याद रखिएगा, इसके कुछ गुण दिए गए हैं, एकल स्वामित्व के कुछ गुण दिए गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुण और गारंटी दे रहा हूं, पेपर में आना तय है। गुण में आपको ध्यान देना है, शीघ्र निर्णय। आपको व्यवसाय के अंतर्गत जो लेना है निर्णय ले लीजिए ना, जल्दी से निर्णय ले लोगे। अगर 4 लोग मालिक होंगे, पंचौरा करोगे बैठकर, भैया आएगा कि नहीं आएगा, लेना है कि नहीं लेना है, केक कटना है कि नहीं कटना है, समोसा लाना है, जलेबी लाना है, होता नहीं है। आप समय चटनी आएगी, मर्चा आएगा। एकल स्वामी को व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने में बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि किसी दूसरे की सलाह लेने की आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं। पहला लाभ है। ठीक है, आगे चलिए। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा आपके सामने कुछ मोटिवेशन दिया गया है, कितना अच्छा बताया गया है इस पीडीएफ के माध्यम से, जो भी पीडीएफ बनाया है। कहा गया स्फूर्तिदायक प्रारंभ। कोका कोला प्रारंभ में एकल स्वामित्व का व्यवसाय था। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, दुनिया भर को एक खास स्वाद से परिचित करवाने वाले कोका कोला को उसकी शुरुआत 8 मई 1986 को एटलांटा जॉर्जिया से हुई थी। ठीक है, काहे पढ़े, आपको ध्यान देना है, कहाँ हुई थी? एटलांटा जॉर्जिया में हुई थी। डॉक्टर जॉन स्मिथ पैप्टर्न एक स्थानीय औषधि निर्माता थे। उन्होंने कोका कोला के नाम से एक शरबत बनाया। वे नए उत्पाद को एक पास में स्थित जैकब फार्मेसी में ले गए। वहाँ उसका नाम नमूना चखा गया, उसे अद्भुत घोषित किया गया, मतलब बहुत अच्छा घोषित किया गया शरबत को। एक सोडा पेय के रूप में वह 5 सेंट प्रति गिलास बेचा जाने लगा। एक सोडा पेय के रूप में वह 5 सेंट। ठीक है, पैटर्न को अपने स्वाद से निहित संभावनाओं को एहसास भी नहीं हुआ।
उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यवसाय को टुकड़ों में अपने साझेदारों में बेच दिया। ध्यान दीजिए, पहले एकाकी व्यवसाय आया, फिर धीरे धीरे काम बढ़ा, एक साझेदारी में आ गई। 1888 में मृत्यु के कुछ समय पहले ही कोका कोला में बचे खुचे हितों की आशा जी, ध्यान दीजिए, जो आशा जी कैंडलर को बेच दिया गया। कैंडलर व्यापारिक सूझबूझ वाला एटलांटवासी था। उसने व्यवसाय के अन्य हिस्सों में भी खरीद लिए तथा अंत में पूरे व्यवसाय पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। पहले अकेला था, व्यापारी आया, इसको पूरा का पूरा खरीद लिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोका कोला कहाँ शुरू हुआ था, आपको जानकारी होनी चाहिए, एकाकी व्यापार, ठीक है। उसके बाद कहा गया है उसने व्यवसाय के अन्य हिस्से को भी खरीद लिया। 1 मई 1889 को आशा जी कैंडलर ने द एटलांटा पत्रिका में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अपने दवाइयों के थोक एवं फुटकर व्यापार को कोका कोला के लिए एकमात्र स्वामी के रूप में घोषित किया। अकेले हो गए इनका, ठीक है। अब आप समझिएगा, विज्ञापन में कहा गया कोका कोला स्वादिष्ट, ताजगीदायक, स्फूर्तिदायक, शक्तिवर्धक पेय। कोका कोला का एकल स्वामित्व कैंडलर को 1891 में जाकर प्राप्त हुआ। उन्होंने $2300 में निवेश करने की आवश्यकता पड़ी। 1992 में जाकर कैंडलर ने दी कोका कोला कॉर्पोरेशन को, ध्यान दीजिएगा, खरीद लिया गया, गठन किया गया, हो गया, वेबसाइट से, कोका कोला की वेबसाइट से प्राप्त हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला मैंने यहाँ पर क्या बताया था, इसको थोड़ा याद आ जाइए। शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है, किसमें, एकाकी व्यापार में। उसके बाद क्या होता है, और शीघ्र निर्णय ले लेंगे। सूचना गोपनीय होगी, हम कितना पैसा कमाते हैं। कल अखिलेश कॉमेडी वाले हमको मिले, कहीं जितना पैसा कमाया करो किसी को बताया मत करो। कहाँ मिले थे? दवाई लाने गए थे तो वहाँ मिले, हमको पहचानते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत, यूट्यूब चैनल है इनका। वो पहले ट्रैक्टर चलाते थे, अखिलेश कॉमेडी शो हमारे बगल के, इनके गांव के बगल के ही, हमारे बगल के। तो दवा लेने आए थे डॉक्टर साहब के यहाँ, तो उन्होंने हमको बताया कि जितना पैसा कमाया करो किसी को बताया मत करो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी बाद में। सूचना की गोपनीयता, ध्यान दीजिएगा, सूचना की गोपनीयता का मतलब कितना पैसा आप कमा रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, सबको मत बताइए, नहीं आपका व्यवसाय चला जाएगा। इसमें एकाकी व्यवसाय में गोपनीयता रहती है। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है, ध्यान दीजिएगा, क्या मिलता है, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है। इसमें उपलब्धि का एहसास होता है, अगर आप उपलब्धि की ओर जा रहे हैं तो आपको एहसास होगा। उसके बाद कहा गया है स्थापित करने एवं बंद करने में सुगमता होती है। ध्यान दीजिएगा, स्थापित करने में, बंद करने में सुगमता होती है, लेकिन सीमित संसाधन भी रहता है इसमें। ये तो सीमाएं हैं, याद रखिएगा, सीमा का खा गा घा अंगा, ठीक है, ठीक है। तो सीमित प्रबंधन योग्यता मतलब जिसकी में प्रबंधन योग्यता सीमित पड़ती है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमा का मतलब दोष भी इसको कह सकते हैं। सीमित संसाधन, आप एकाकी व्यापार की मदद से छोटे स्तर पर भी व्यापार कर सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद ध्यान देना है, व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवन काल, ज़्यादा समय तक आपका व्यवसाय नहीं चलेगा, आपकी या हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु तय है। दिवालिया कभी हो सकते हैं, बीमारी से व्यवसाय प्रभावित होगा, व्यवसाय बंद भी करना पड़ सकता है। असीमित दायित्व होता है, सीमित दायित्व का मतलब होता है कंपनी में सीमित होता है। कभी पेपर में पूछे एकाकी व्यापार में, साझेदारी में दायित्व कैसे होता है, असीमित होता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, असीमित दायित्व के बाद का खा ग सीमित, ठीक है। तो इतना हम आपको बताएं, आगे की क्लास में कुछ चीज़ें और बताएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने छोड़ दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा है।